हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशन मूवमेंट इन 1870s टू 1947। आज का हमारा टॉपिक इसमें है अ नेशन इन द मेकिंग, कि उभरता हुआ राष्ट्र। इट हैज़ ऑफन बीन सैड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and methods. And during this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in the administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in prominence where none existed. It demanded that Indians be placed in high position in the government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि संविधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवाओं के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ऑफिशियल्स एंड द ब्रिटिश जनरली assumed that Indians could not be given position for responsibility. The demand for Indianization of the administration was a part of movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibility, since British officers were sending a major part of their large salaries home. Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands include the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. कि हम कहें कि शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद जो हैं वो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यह भी यहाँ की जो धन संपत्ति है का कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन हम कहें और बोलने की जो स्वतंत्रता है वो भारतीयों को मिलनी चाहिए। The early Congress also raised a number of economic issues. It declared that British rule had led to poverty and famines, increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grain to Europe had created food shortage. The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian labor abroad, and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this show that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industries. कि हम कहीं शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रही है। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार जो हैं वो विभिन्न होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का भी अभाव जो है वो हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएँ। उन्होंने जो है नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले
वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संख्या होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हित में ही नहीं बोल रही थी, यानी वो सबको एक साथ लेकर चल रहे थे। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। हम कहें कि मध्य मार्गी जो नेता थे, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करवाना चाहते थे। They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. हम कहें कि उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. हम कहें कि उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। They felt that the British had respect for all the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. कि हम कहें कि लेकिन मध्यम मार्गी जो लोग थे उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज़ स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. कि कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें। नाउ फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। By 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. कि 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुसार काम करने लगे थे। They criticized the moderate for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and conservative works. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intention of the government. People must fight for the Swaraj. Tilak raised the slogan, "Freedom is my birthright and I shall have it." कि हम कहें कि उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों में महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time, Bengal was biggest province of the British India and included Bihar and parts of Odisha. कि 1905 में वायरस कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी है। But what did administrative convenience mean? परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? Whose convenience did it represent? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? फिर हम कहें कि clearly it was closely tied to the interest of the British official and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengalis politicals
एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, कि इसका ताल्लुक जो है अंग्रेज़ अफसरों और व्यापारों के फ़ायदों से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in the Bengal, but the egos elsewhere too. The Deltanic Andhra, for instance, it was known as the वंदे मातरम मूवमेंट। कि बंगाल के विभाजन से देश भर में जो है हम कहेंगे गुस्से की लहर दौड़ गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों में इसका विरोध हुआ। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए जो है हम कहें कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है कि किस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education, and use of Indian languages to fight for Swaraj. The radical advocate mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rules. स्वदेशी आंदोलन ने हम कहें कि ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, विदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल हम कहें कि परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं में के बहिष्कार पर भी जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century were marked by the other development as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim Leagues at Dhaka in 1906. The league supported the partition of Bengal. It desired separate electorates for Muslims, a demand concerned by the government in 1909. Some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempts politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups. कि हम कहें कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने के एक समूह ने ढाका में हम कहें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई। फिर हम कहें कि जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था, इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। Meanwhile, the Congress spelled 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's follower functioning from outside. The two groups reunite in December 1915. The next year, the Congress and Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decide to work together for representative government in the country. 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले ही साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए।
और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म, जन राष्ट्रवाद का उदय, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।